सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और बजट 2025-2026 आ चुका है और कितना आवाम फ्रेंडली बजट है या कितना बिज़नेस फ्रेंडली बजट है, ये ज़ाहिर है अब इस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं, इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे टैक्सेस को कम किया गया है, कहीं कहीं रिलीफ दिया गया है, लेकिन बहुत सारे नए नए टैक्सेस भी लगाए गए हैं। तो एक मजमूई तासुर ये आ रहा है कि एक हाथ से टैक्सेस का रिलीफ दिया गया और दूसरे हाथ से उस रिलीफ को वापस ले लिया गया। तनख्वाहदार तबका जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है, उनके स्लैब्स में कमी की गई है। अब वो मुख्तलिफ स्लैब्स में मुख्तलिफ कमी है। जो 12 लाख तक जिनकी सालाना तनख्वाह है उसमें 4% की कमी के बाद अब वो 5 की जगह 1% टैक्स अदा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और सेक्टर्स ऐसे हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा भी हमने होते देखा। लेकिन सोलर पैनल जो कि आजकल की महंगी बिजली का एक ऑल्टरनेट समझे जा रहे हैं, उस पर 18% सेल्स टैक्स लगा, एक टैक्स लगा जो कि खासा एक हैरान कुन अमर था। इसके अलावा भी हमने दीगर कई ऐसी पॉलिसीज़ आज के इस टैक्स डॉक्यूमेंट में और टैक्स स्पीच में, बजट डॉक्यूमेंट में हमने होती देखी, जिस पर ज़ाहिर बहुत सारे सवालात हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए और बिज़नेस जनरेशन के लिए। और जो हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी तक लाने के लिए बजट कितना हेल्पफुल साबित होगा। जो एक टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है वो कितना काबिल अमल इस वक्त दिखाई दे रहा है हमारे एक्सपर्ट्स को, इस पर आज प्रोग्राम में बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। शाहिद अली हबीब साहब CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो मिर्ज़ा साहब, अब ये हुकूमत का जो इस पर एक स्टांस है, हम देख रहे हैं बजट से पहले से वो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में हमने बहुत सारी मुश्किल चीज़ों को तब्दील किया, बहुत सारे चैलेंजेस अबूर किए। अच्छा, मैं चलें हम इसको सही करते हैं मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा शाहिद साहब की तरफ हम पहले चलते हैं। तो शाहिद साहब, इस पर बजट पर एक ब्रीफ कमेंट, आपका क्या रिएक्शन है? आवाम दोस्त बजट है, बिजनेस फ्रेंडली बजट है, या कुछ मुश्किलात आपने इसमें महसूस की हैं? आई थिंक बजट में जो फोकस किया गया है वो फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस किया गया है और टैक्सेस को बढ़ाने का ज़रूर इन्होंने फोकस किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एडिशनल टैक्सेस उन सेक्टर पे नहीं लगाए जो ऑलरेडी टैक्सड हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसे थोड़ा सा इन्होंने सुपर टैक्स में कमी की है। 500 मिलियन से नीचे तक की जिनकी इनकम है उसके लिए 0.5% का सुपर टैक्स कम किया है। इसके अलावा सैलरीज के ऊपर थोड़ा सा कम किया है। इंडिकेटिव थोड़ी सी कमी करी है, जितनी कमी एक्सपेक्ट की जा रही थी उतनी नहीं की, लेकिन इंडिकेटिव कमी ज़रूर करी है। इसके अलावा जो है ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट को जो काबू पाने की कोशिश की गई है, इस दफ़ा इनकी एक्सपेक्टेशन है कि 5 ट्रिलियन का जो है फिस्कल डेफिसिट हो, कंपेयर टू जो ये साल जो ख़त्म होगा वो तकरीबन 6.4 ट्रिलियन की कर रहे हैं बात। तो 22% जो है वो कम बजट डेफिसिट होगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज हमें फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाना है। टैक्स रेवेन्यू ज़ाहिर है 14.1 ट्रिलियन का है। IMF से 11.9 ट्रिलियन का जो है वो FY25 का इन्होंने टैक्सेस का रिवाइज बजट करवा लिया, जिसका ऐलान उन्होंने आज ही किया। तो जाहिर है इसकी वजह से नए टैक्सेस जो है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन के लगेंगे, बिकॉज एक नॉर्मल ग्रोथ भी होगी, एक GDP ग्रोथ प्लस जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, जो नॉमिनल इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से तो एक 1 ट्रिलियन का एडिशनल टैक्सेस लगेंगे। और उसमें उन्होंने डेफिनेटली थोड़ा सा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर किया है, कार्बन लेवी लगाई है, इसके अलावा थोड़े से और टैक्सेस लगाने की कोशिश करी है। लेकिन ओवरऑल जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, एक जो चीज़ जो मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी वो ये कि रिटेलर्स और होलसेलर्स पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया, जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई अराउंड 400-450 बिलियन वहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, उसको टैक्स नहीं लगाया, जो कि एक थोड़ा सरप्राइज़ लगा। और वो अगर लगाते तो थोड़ा सा बेहतर होता। जो इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर जो है वो 15% से आई थिंक 20% या 25% किया है उनको, उसकी इनकम पे उस पर टैक्स लगाया है। इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड में जो डेट फंड्स हैं उनको उन्होंने 15 से 25% कर दिया है। इक्विटी फंड्स को 15% ही रखा है। जो डिविडेंड टैक्स और कैपिटल गेन की बातें की जा रही थी कि उस पर टैक्स बढ़ जाएगा, उस पर नहीं बढ़ा।
तो ओवरऑल एक्विटी मार्केट के लिए बेहतर है। जो एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो दे रहे हैं टैक्सेस, उनको फर्दर नहीं बढ़ाया गया और नए टैक्सेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है। और ये इस लिहाज से बेहतर बजट है। इसमें फिस्कल कंसोलिडेशन का फोकस किया गया है। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रल टू पॉजिटिव बजट जो है, उसको हमें कहना चाहिए। ठीक है, तो अब मिर्जा साहब इस पर आप भी ज़रा अपनी राय दे दीजिएगा कि ये जो सैलरीड पर्सनस को टैक्सेस की मद में थोड़ा रिलीफ मिला, हर स्लैब पर थोड़ा थोड़ा सा टैक्स कम किया गया, लेकिन जब वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी गई या कार्बन लेवी बढ़ा दी गई या फिर सोलर पैनल्स पर जब 18% टैक्स लगा दिया गया, तो वो जो 2-4% का आपने रिलीफ दिया था वो तो आपने दूसरे हाथ से वापस ले लिया। फिर ये रिलीफ क्या हुआ? जी मुझसे पूछा? जी मिर्जा साहब आपसे पूछा मैंने, पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर यही शाहिद साहब की तरफ जाता हूँ मैं सवाल। देखिए जी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जो पेट्रोलियम लीवे लगाया 22 रुपये पर लीटर, तो 78 रुपये से 100 रुपये वो कर दिया गया है। और कार्बन लीवे भी 2.5 से शुरू करा, 5 पे लेके जाना है। ये चीज़ें मुझे डर लग रहा है कि इन्फ्लेशन में इजाफा करेंगी। महंगाई में जब इजाफा होगा तो ये अफरात-ए-ज़र वो टिकर करेगा। आपने ये जो चीज़ें लगाई हैं, ये गरीब आम आदमी भी इससे मुतासर हो गया है, जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है या रिक्शा चलाने वाला है। तो ये चीज़ें, दूसरे इसमें जो बड़ा सवालिया निशान बनता है वो ये है कि अभी तो चले इंटरनेशनल कीमतें कम हो रही हैं, आपने पेट्रोलियम की इंटरनेशनल प्राइसेस के कम होने को पास ऑन नहीं किया, बल्कि लीवे लगा दिया। लेकिन अगर कीमतें बढ़ जाती हैं, कुछ अरसे के बाद $120 पे फर्नेस ऑयल पहुंच जाता है, तो क्या उस पर भी आप यही अपने लीवे लगाएंगे जो इस वक्त लगा रहे हैं? आपका एक बड़ा फार्मूला सेट था कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हम भी बढ़ाएंगे सार्फिन को, और कीमतें कम होंगी तो मैं कम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका ये जो फार्मूला है या जो कमिटमेंट है वो पूरा होता तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। कीमतें कम होने पे आप कीमतें बढ़ा रहे हैं। और बात का फिर मुझे नहीं पता, जब कीमत अगर बढ़ जाती है पेट्रोलियम की, तो आप क्या पास ऑन करेंगे मजीद या लीवे? तो मिर्जा साहब, इससे पहले जो फाइनेंस कमेटी की भी जो मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, उसमें भी तो ये सब डिस्कशन हुई होगी, आप लोगों को सबको एतमाद में लिया गया होगा। मेंबर हूँ, हमने इनकी तमाम फाइनेंस कमेटी की मीटिंगें, चेयरमैन अबियार को भी बुलाया है, और उनके कुछ ऐसे कवानीन थे जो बड़े हार्श थे, हमने रुकवाए हैं, वो अभी नहीं आने दिए। और हमने उनसे यकीनन ये कहा था कि भाई आपने सैलरी क्लास को कम से कम ज़रूर रिलीफ देना है, क्योंकि सैलरी क्लास को पिछली बार जो टैक्सेस लगाए हैं वो ओवर बर्डन कर दिया है। और उसमें बहुत एक कैप्टन जो एयर प्लेन के होते हैं, जिनकी ज़्यादा तनख्वाहें होती हैं, उनकी 40-40% जब गए टैक्सेस के मद में, तो जॉब छोड़ने के लिए उन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी कि हम बाहर जॉब करेंगे, यहाँ डॉलर में हमको मिलेगा। तो ये एक उन्हें भी एहसास है। और औरंगजेब साहब ने हमेशा मुझसे कहा है कि मुझे तकलीफ है कि सैलरी क्लास को हमने ओवर बर्डन कर दिया। तो वो तो उन्होंने करना था। उसके अलावा उन्होंने 10% जो है गवर्नमेंट मुलाजमिन 1 से 22 ग्रेड तक को दिया है, और पेंशन में 7% इजाफा करा है। पर पेंशन में 1 करोड़ से ज्यादा अगर किसी की है जो 70 साल की उम्र से ज्यादा है, तो 5% उसमें भी टैक्स लगाया गया है। ये जो आपने पेंशन में रिफॉर्म्स लाए हैं, और भी दूसरे रिफॉर्म्स हैं, इसमें डबल पेंशन जो ली जाती थी वो खत्म कर दी गई है। तो ये था। अब इसमें उन्होंने ये कहा ऐलान में कि हमने फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क खत्म कर दिया है। मैं ये कहता हूँ कि जो कैश विड्रॉवल्स होती थी, उस पर जो उनकी तजवीज़ थी, जिसमें ATM मशीन से निकालने का था या और दूसरी कैश विड्रॉवल्स थी, वो नॉन फाइलर के ऊपर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ थी। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आपने फाइलर को भी उसमें इंक्लूड किया है या नहीं करा है।
ठीक है। सोलर पैनल पे जो 18% सेल टैक्स लगाया, ये चीख चीख के ये कह रहा है कि आप शमसी तवानाई के फरोग के खिलाफ हैं, आप नहीं चाहते कि सोलर सिस्टम सस्ता लोग लगाएं, ये नेट मीटरिंग पे जाएं, क्योंकि नेट मीटरिंग में भी आपने प्राइसेस, आपसे मुराद अवेस लगारी साहब ने जो 27 रुपए में यूनिट लेते थे वो अब 10 रुपए में यूनिट लेंगे, और इसी तरह उसका रिपेमेंट पीरियड भी 10 साल अब कर दिया, पहले 2-3 साल होता था। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर बात करूंगा। 2 चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ आपसे मैं शेयर करूं जी। एक चीज तो ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह से पिटी है, और आपने स्मॉल एंड मीडियम स्केल एसएमईज को ग्रोथ ज्यादा दिखा के एवरेज ग्रोथ इंडस्ट्री के आप बता रहे हैं 4%। पहले तो ये देखें कि जब मार्कअप कम हो गए 23 से 24 से 11% पर आ गए हैं जी, जब बिजली की निर्ख जो है 7.5 रुपए फी यूनिट कम कर दिए हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस डाउन है, तो फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म करा? बिल्कुल। इसके माने आपकी पॉलिसीज में समवेयर ठीक है नुक्स है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बूस्ट नहीं हुई है। एक बात, इसी तरह एग्रीकल्चर में मार खाई है आपने, कॉटन की 30% कम हुई है फसल, वीट की कम हुई है, वीट की तो लास्ट ईयर से किसान परेशान है, फिर गन्ने की भी कम हुई है और राइस की भी कम हुई, हालांकि राइस के और ये ग्रेजुअल मिर्जा हर साल ये हो ही रहा है। और ये इस पर एग्रीकल्चर पर हम थोड़ा सा ज़रा आगे चलकर मजीद भी बात करते हैं। ज़रा शाहिद अली हबीब साहब, ये जो हमने देखा कार्बन लेवी एक तरफ आपने बढ़ाया, चलें आप ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं जिससे पाकिस्तान बहुत मुतासर है उसके ख़िलाफ़ आप इसको डिस्करेज करना चाहते हैं, लेकिन फिर अब सोलर पैनल जब आपने महंगे कर दिए तो सस्ती तो वो चीज़ भी नहीं रही, उस पर भी आपने 18% ये ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगाकर उसको भी महंगा कर दिया। तो ये कोई क्लैरिटी आपको इस वक्त नज़र आ रही है हुकूमत की इस पॉलिसी में? नहीं, इसकी वजह तो ये है ना कि इनको ग्रिड का ऑफटेक बढ़ाना है, और वो बहुत ज़्यादा पैनल्स की वजह से जाहिर है, जैसे नेट मीटरिंग में भी अब 10 रुपये इनका एक फैसला है, तो ओवरऑल इनको तो जाहिर है एनर्जी सेक्टर में थोड़े से रिफॉर्म्स करने हैं, और ये ग्रिड जो है वो ऑफटेक अभी तक इतना बढ़ा नहीं है, उसको डेफिनेटली ग्रो करवाने के लिए इन्होंने ये किया है। और इसके अलावा जो है दूसरी जो चीज़ें मेरा ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो है जिस पे ये काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे 5.6% का FY25 का जो है वो एस्टिमेशन है, और FY26 में वो 3.9% पे जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेंचमार्क होगा, बिकॉज़ अभी हमें ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं पे टैक्सेस लगा रहे हैं, कहीं पे टैक्सेस कम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमें बजट डेफिसिट को काबू पाना है और हमें प्राइमरी सरप्लस को कंटिन्यू करना है। हम पिछले 2 साल से हमारा प्राइमरी सरप्लस हो रहा है पॉजिटिव, 2.5% पे 2.2% पे अभी आ गया, अभी हम 2.4% तक जा रहे हैं प्राइमरी सरप्लस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बेंचमार्क होगा IMF के लिए, और हमें आगे जाके जो है हमारी फिस्कल कंसोलिडेशन में और हमारी रिजर्व मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये आगे इंशाल्लाह अगर होगा तो हमारे जो अगर हम करंट अकाउंट सरप्लस इस दफ़ा भी हमारा अभी तक 1.8 ट्रिलियन है, और हम क्लोज करेंगे 1.5 ट्रिलियन पे इंशाल्लाह, और अगले साल में भी इंशाल्लाह हमने जो है वो इम्पोर्ट को काबू में रखना है, सच दैट कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा ना हो। तो हमें मेन फोकस यही करना है कि हमारी रिजर्व्स की कंसोलिडेशन रहे, ग्रोथ हो थोड़ी सी, और हमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन जो है वो कम से कम रहे। जैसे अभी हम 4.6% पे क्लोज करेंगे इंशाल्लाह, और FY26 का जो टारगेट है वो जैसे हम अपनी इंपोर्ट्स को हम कर्टेल करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होती हैं, चूँकि अभी तक हमारी एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स लेड ही हैं। तो ये इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? ये जैसे ही हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा? नहीं, ट्रेड डेफिसिट तो होगा डेफिनेटली। हम इंपोर्ट वो खोलेंगे जो रॉ मटेरियल्स होंगी, जो रॉ मटेरियल को हमें ज़्यादा
जो है वो इनकरेज करना है। और हमें देखें ना, इंपोर्ट खोलने से एक फ़ायदा इनको ये भी होता है कि इनका रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है ना। अब इंपोर्ट ना खोलने से एक दूसरा इशू ये है कि इनको रेवेन्यू में उस तरीके से तेज़ी नहीं हुई जिस तरीके से पिछले सालों में हम देखते थे कि इंपोर्ट लेड ग्रोथ की वजह से रेवेन्यू भी जो है वो पुश हो जाता था। तो वहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन इंपोर्ट को रोकना इसलिए ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अदरवाइज करंट अकाउंट डेफिसिट से बचें, क्योंकि हम देखें ना, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। आई मीन मैंने पिछले अगर आप देखें कि पिछले आप 8-10 साल में करंट अकाउंट सरप्लस तो हमने कभी भी नहीं देखा। करंट अकाउंट सरप्लस हमारा अगर इस दफ़ा का 1.5 ट्रिलियन का हो रहा है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और उसकी वजह से ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन रखा है, इंपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं खोली, बहुत सारे जो है ताजिरों को और बहुत सारे इवन मैन्युफैक्चरर्स को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को जो कि वो इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंपोर्ट करते हैं, उनको दुश्वारियां हुई। लेकिन ये अभी जो जो जिस पीरियड में हम हैं उसका तकाजा ही यही था कि हम इसको कंट्रोल करके रखें। लेकिन जैसे जैसे अब रिजर्व की पोजीशन इम्प्रूव हो रही है तो हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा इंपोर्ट खोला जाएगा और अकॉर्डिंगली उसी वजह से इस दफा का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4.2% का है कंपेयर टू 2.68% फॉर FY25। तो मुझे लगता है कि अगला जो पीरियड होगा वो ज़रा कॉशियस तरीके से इंपोर्ट खोली जाएगी और उस तरीके से हमें ग्रोथ करने की कोशिश की जाएगी हमारे एक्सपोर्ट में। और आपने बिल्कुल सही बात करी कि इंपोर्ट अगर नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट में भी जो है उसका इम्पैक्ट आता है। तो हम उसको इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि इंपोर्ट भी थोड़ी खुले और रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है वो मिले हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को और अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो और रेमिटेंसेस हमें बड़ा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब मिर्ज़ा साहब चूँकि ज़ाहिर है आप आवाम की भी नुमाइंदगी करते हैं असेंबली में, आवाम से भी आप बड़े करीब रहते हैं, तो आज के बजट में बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि जो कम से कम तनख्वाह एक ऑफिशियली अनाउंस की जाती है उसका ऐलान ही नहीं हुआ। गो के प्राइवेट सेक्टर में तो उस पर कोई ख़ास अमल दरामद होता भी नहीं है, तो ये बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया एक आम आदमी को, उसके हुकूक़ को, उसके मेयार ज़िंदगी को। आपकी नज़र में क्या आज के दौर में एक आम आदमी की कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए? देखिए, हमने तो आज ही बात की थी वज़ीर ख़जाना से, मैं भी था और नबीद कमर साहब थे। हमने कहा ये मिनिमम वेजेस तो इसमें बजट स्पीच में जिक्र ही नहीं है। तो उनका ये कहना था कि जी प्राइवेट सेक्टर बड़ा एतराज़ करता है और वो कहता है कि हमारी कम्पिटिटिवनेस आप ख़त्म कर देते हैं। और पिछले भी जो मिनिमम वेजेस ऐलान किए थे, बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री ने उसको इम्प्लीमेंट करे हैं। और कहना यही है कि यानी ऐलान तो हो जाता है लेकिन अमल दरामद नहीं होता, अमल दरामद नहीं होता और लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हैसियत से अपने यहाँ रखते हैं अब, तो वो उस तरह से वो निकल जाते हैं। तो हमारा अभी भी हम इस पर जोर देंगे। कल हमारी पीपुल्स पार्टी की मीटिंग है आपस में, जो इकोनॉमिक्स हमारा विंग है और ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के जितने मेंबर हैं बैठ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मिनिमम वेजेस भी हो। जब आप तनख्वाह बढ़ाते हैं, पेंशन बढ़ाते हैं, तो साथ साथ मिनिमम वेजेस भी ऐलान करते आए। जो प्रैक्टिस है वो यही है। तो अब मेरे साहब ये कोई 40 या 42 हज़ार रुपये बिल फर्ज वो एक फिगर अगर तय कर भी दिया जाता, तो ये आज जो बजट स्पीच हुई है उसमें जिन जिन टैक्सेस की बात हुई है, इन तमाम टैक्सेस को सामने रखते हुए 40, 42, 45 या 50 हज़ार में क्या किसी एक नॉर्मल 3-4 अफराद पर मुश्तमिल घराने का गुजारा होना मुमकिन है आपकी नज़र में? 2 घर वाले और 1 बच्चा या 2 बच्चे का बजट बनाए तो 50 हज़ार में भी आप किसी तरह से गुजारा नहीं कर सकते। और यही वजह है इस बार ईद पे बड़ी खुदकुशियाँ देखने में आई हैं। तो ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर इसके मशावरत के बाद एक मिनिमम वेजेस जो हैं वो अलाउ की जाए, ताकि इससे वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन हैं वो भी फैज़याब हो सकें। सही।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब आईटी सेक्टर आगे कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, फ्रीलांसर्स पर जो टैक्स लगा है वो कितना इम्पैक्ट डालेगा हमारी आईटी की सर्विसेज और उनकी एक्सपोर्ट्स पर, और फिर जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अब इस बजट के बाद कहाँ खड़ा है, क्या सोच रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम दो बहुत ही अहम सेक्टर्स की इस वक्त बजट के तनाज़ुर में बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर, और दूसरा वो सेक्टर आईटी, यानी जो अगले 5 साल में जिससे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में ये गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है। और जो आज भी बजट स्पीच में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को हमने सुना तो उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में जो इसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो तैयारी कर रही है हुकूमत के 25 अरब डॉलर तक पहुँचाई जा सकें, जो कि इस फिस्कल ईयर के 10 माह के फिगर्स के मुताबिक अभी तक 3.1 अरब डॉलर हैं, जो कि पिछले साल की निस्बत कोई 21% ज़्यादा है। अब जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे बड़ा इशू है। एक तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत बिजली को सस्ता करने की कोशिशें भी कर रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोलर पैनल जो कि महंगी बिजली का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है उसको आज 18% महंगा किया गया, उस पर सेल्स टैक्स आयद किया गया है। तो अब किस तरह से इस टेक्सटाइल सेक्टर को ऊपर ले जाया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कामरान नेप्टिमा हमारे साथ मौजूद हैं, सज्जाद मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कामरान साहब, ये आज के इस बजट में ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आपको क्या ऐसा रिलीफ नज़र आया जो कि आप लोग के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर सकता हो, या आगे कोई रिलीफ आपको मिल सकता हो जिससे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो आज का बजट है वो एक न्यूट्रल बजट है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल चेन के लिए शायद एक अच्छी चीज़ आई है, वो भी हमने उसमें बड़ी कैंपेन चलाई, बड़ी एफ़र्ट चलाई। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी सुनी, वो ये कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी। उस स्कीम का नाम था एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, EFS। उसका पर्पस ये था कि SRO 1125 को रिप्लेस करना, जो GST फ्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनतें चलती थी, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल, स्पोर्ट्स गुड्स एंड कारपेट इंडस्ट्री थी। बिफोर हम 2019 में जब IMF पैकेज में गया, उससे पहले ये सनतें GST फ्री चलती थी, तो उसकी रिप्लेसमेंट करना, क्योंकि वो SRO फिर से तो बहाल नहीं हो सकता था, क्योंकि हम इस वक्त एक बड़े कड़े 37 महीने के IMF प्रोग्राम है, जिसमें भी सिर्फ 9-10 महीने हुए हैं, अभी इसमें कोई 27-28 महीने बाकी हैं। लिहाजा वो जो EFS स्कीम थी वो लाई गई थी सन 2022 के बाद, ताकि पूरी मकामी सनत एंड इम्पोर्ट स्टेज पे GST अदा ना करना पड़े किसी भी ऐसे रॉ मटेरियल या इनपुट के लिए जो पाकिस्तान में प्रोसेस होके री एक्सपोर्ट होना था। गारमेंट, अपैरल, बेडशीट, टावल, नेटवेयर, डेनिम जीन्स की शक्ल में। हुआ क्या कि पिछले साल साबका चेयरमैन FBR ने फैसला किया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर से ये फीचर ख़त्म कर दें EFS का, एंड 18% लागू कर दें। अब सेम टाइम पिछले साल बिजली की कीमत भी डबल थी, शरह सूद भी डबल थी। तो ये जब सारी चीज़ें आप मिलाएं तो पिछले 2 साल इंडस्ट्री पे बड़े भयानक और बड़े मुश्किल गुजरे। हमारी सारी कॉस्टें आसमानों को छू रही थी, हमारा इंटरेस्ट रेट भी रीजन में हाईएस्ट था, हमारा बिजली का नर्ख भी हाईएस्ट था। अब बिजली 30 रुपए पे आ गया, 45-50 रुपए से, अब काइबर 11 पे आ गया 22% से, लेकिन डैमेज हो चुका है। और मज़ीद ज़ख्मों पे नमक छिड़का ये जो EFS की स्कीम थी, जब 18% GST आपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर लागू कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मैं कोई भी चीज़ 15-20% सस्ती एंड विदाउट GST EFS स्कीम में इंपोर्ट कर सकता हूँ। एंड वही जब मैंने यार्न, फैब्रिक या कॉटन जो भी लेनी थी इधर डोमेस्टिकली, उस पर 18% GST एंड इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा महंगी। तो ये सर काम था हुकूमत वक्त का, अपनी डोमेस्टिक सनत को प्रोटेक्ट करके चलाना। जिस तरह बिजली के मीटर्स को है, ट्रांसफार्मर्स को है, सीमेंट पे है, फर्टिलाइज़र पे है, ये बाकी सारी जितनी आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट नहीं होती, उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डंपिंग। तो हमारी इंडस्ट्री के साथ तो बिल्कुल इसका उलट हुआ पिछले 1 साल से EFS के नाम पे, जिसके 2 पर्पसेस थे। एक उसका पर्पस था GST फ्री होना, वो हमसे छीन लिया गया, एंड दूसरा एक्सपोर्ट बढ़ाना। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट
गिर के 16.5 पौने 17 बिलियन डॉलर पे आ गई थी फ्रॉम अ हाई ऑफ 19.3। एंड इस साल बड़ी काविशें करने के बाद बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी या कोई चाइना का बिजनेस शिफ्ट हुआ तो हम पौने 17 से पौने 18 पे जा रहे हैं। 1 बिलियन डॉलर का गेन हुआ, लेकिन इम्पोर्ट इटसेल्फ को 2 बिलियन डॉलर बढ़ गई। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जब आप नेट ऑफ करेंगे जी, तो वी आर वर्स ऑफ द लास्ट ईयर। तो अब हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि अब बिजली कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, EFS की ये जो अनैमली थी वो करेक्ट इस बजट में हुई है। हमारे 3-4 महीने की कैंपेन चलाने के बाद ठीक है। तो अब कामरान साहब, ये डिक्लाइन जो है ये सिर्फ उस डिक्लाइन जो पिछले 2 साल में आई है उसको पूरा करेगा या फिर ये रिवाइवल भी हो सकता है? मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। सज्जाद मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, अब ये IT सेक्टर को अगले 5 साल में 25 अरब डॉलर तक ले जाने की जो कोशिश है, ये किस हद तक काबिल अमल है? हम देख रहे हैं कि ई-कॉमर्स को भी अब टैक्स नेट में लाने की ये कोशिश की गई है और ज़ाहिर वो भी लिंक्ड है किसी हद तक IT सेक्टर के साथ। तो अब जब इस तरह की कोशिशें सामने आएंगी तो कितनी डिस्करेजमेंट इन सेक्टर्स में आप देख रहे हैं? अब मैं अब क्या कह सकता हूँ जी, बजट का जो हमने अभी रिवाइज देखा है, हमारा जो सबसे बड़ी डिमांड थी IT सेक्टर की, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस कि जी क्या IT सेक्टर में पोटेंशियल है 25 बिलियन का होने का बाय 2030? एब्सोल्युटली। क्या हम ऑन ट्रैक थे टू बी ऑन दैट 25 बिलियन डॉलर टारगेट? एब्सोल्युटली। क्या हम कर पाएंगे? आज की जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई है उसमें एक सबसे जो हमारी क्रिटिकल डिमांड थी वो ये थी कि जी रिमोट वर्कर का जो हमारा इशू है उसको हल किया जाए, उसको डिफाइन करें और उसको हल करें। और मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। ये एक वो पॉलिसी है, रिमोट वर्कर्स की पॉलिसी को अगर हमने एड्रेस ना किया तो ये वो पॉलिसी है जिससे ना सिर्फ हमारी ग्रोथ स्टॉल करेगी बल्कि डिक्लाइन करेगी। मैं बताता चलूँ ये इशू है क्या। इशू ये है कि अगर एक पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान में एक रिसोर्स हायर करती है और हमारी इंडस्ट्री की तकरीबन 70-80% कॉस्ट हमारे रिसोर्सेज की कॉस्ट होती है, एक पाकिस्तानी कंपनी अगर एक पाकिस्तान में एम्प्लॉय हायर करती है तो उसको वही एम्प्लॉय 30% महंगा पड़ता है कंपेयर टू आवर इंटरनेशनल कंपेटिटर। अच्छा, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबली डिसएडवांटेज पर हैं। ये इसी तरह है कि अगर आप एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लूं कि आप टेक्सटाइल वाले को कहें कि इनका जो बांग्लादेश में कंपेटिटर है उसको पाकिस्तानी कॉटन 30% सस्ती मिले कंपेयर टू अ पाकिस्तानी कंपनी। इस वजह से हमारी ना सिर्फ ग्रोथ स्टॉल कर गई है बल्कि हमारी ग्रोथ जो है अब नेगेटिव की तरफ जा रही है। अच्छा। और अगर गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस ना किया तो हमारे लिए ये बहुत डिजास्ट्रस होगा। हम ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब बिल्कुल ख्वाब ही रहेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि अचीव। सही। तो अब कामरान साहब, जो अभी आप जिस डिक्लाइन की बात कर रहे थे जो पिछले 2 साल में आया, अब आज जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई है उसके नतीजे में सिर्फ वो डिक्लाइन ख़त्म होगा, यानी आप उस न्यूट्रल मोड पर आ जाएंगे, पोजीशन पर आ जाएंगे जो 2 साल पहले थी, या वहाँ से भी थोड़ी ग्रोथ आप इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देख रहे हैं? नहीं सर, मैं देख रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले 2022 में हमने 19.3 बिलियन डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट टच की थी, जो इस मुल्क की तारीख में सबसे हाईएस्ट पॉसिबल एक्सपोर्ट थी एंड पोटेंशियल उससे कहीं ज़्यादा का था। फिर पिछले 2 सालों में जो हमारे साथ हुई, बिजली डबल हुई, गैस 2.5 गुना बढ़ी, फाइबर डबल हुआ। अब खुशाइन चीज़ ये है कि ये पिछले 6-9 महीने एफर्ट कर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो के इस्लामाबाद में हमने कौन सा दरवाज़ा नहीं खटखटाया। जिस तरह भगत सिंह कहता था कि दिल्ली को ऊंचा सुनाई देता है, तो वही प्रॉब्लम इधर भी है कि इस्लामाबाद को बहुत ऊंचा सुनाई देता है और आपको अपना केस बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, बहुत डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ पे जाके बैठना पड़ता है, दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है, 10 का पारा फिर से आप उनको हिफ्स कराने के चक्कर में पड़ते हैं समझाने के लिए। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हमारा अपना तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं, ना हम कोई सब्सिडी मांग रहे हैं, ना हम कोई रिबेट मांग रहे हैं, ना कोई हम ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहे हैं। हम तो खुदारा ये कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट नीचे लाएं, हम अपनी महंगाई को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब तो महंगाई की शरह भी नीचे आ गई है, इन्फ्लेशन आपकी लोएस्ट पॉसिबल चली गई है लेवल्स पे, सिंगल डिजिट पे चली गई है। लिहाजा कोई वजह नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इस रेट पर है। और बिजली की हमारी बड़े अरसे से डिमांड है कि 9 सेंट की बिजली या पूरे खत्ते के हिसाब से रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ, जो एक कॉन्सेप्ट हमारे पेट्रन इन चीफ गौहर एजाज साहब ने आज से 7 साल 8 साल पहले लॉन्च किया था, उसको फॉलो करें।
अब ये हुकूमत वक्त का काम है कि अपने अखराजात कट करे, PSDP कट करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, सनतकारी को, तिजारत को, कॉमर्स को, एग्री को प्रायोरिटी बनाए और प्रायोरिटाइज करे। आपका मुल्क लार्जली एग्रीकल्चरल है, जिस तरह ये भाई ने कहा आईटी एक बूमिंग सेक्टर है। आपने इंडिया की एग्जांपल लेनी है। अगर हमें सलाहियत नहीं है पॉलिसीज बनाने की, तो एटलीस्ट मक्खी पे मक्खी मार के जो बेंगलोर में उनके चेंबर ने पॉलिसीज दी या इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसीज दी या आगे पीछे सक्सेसफुल आईटी हब्स में, वही पॉलिसीज आप कॉपी करके इधर ले आए। हम टेक्सटाइल में भी एग्जैक्टली सेम चीज कह रहे हैं कि ये एक एनर्जी इंटेंसिव काम है, लेबर इंटेंसिव काम है। हमारी लेबर कॉस्ट आज भी फेवरेबल है। हम मार खाते हैं एनर्जी कॉस्ट से, हम मार खाते हैं शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल से। सही। अब दुनिया में मैं आपको बताता चलूँ, तरक्की याफ्ता मुल्कों में 4 से 6 से ज़्यादा सीड कंपनीज नहीं होती। हमारे यहाँ 12-1300 सीड कंपनीज हैं। रेगुलेटर सो रहा है, तो रेगुलेटर को जाग के अपना काम करना। हम हर किसी का काम नहीं कर सकते, हम हर किसी की चौकीदारी नहीं कर सकते। तो कामरान साहब, अब वे आउट इस वक्त आपके पास टेक्सटाइल सेक्टर को अगर वापस हमें 19 अरब डॉलर पर या उससे अलग 20+ में लेकर जाना है, तो फिर फौरी तौर पर 1-2 कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हुकूमत को आप तजवीज़ करेंगे? ज़ाहिर अब ये बजट तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन आगे भी एक कमबैक का टाइम तो होता है, पॉलिसीज़ में शिफ्ट तो आता रहता है। बिजली 9 सेंट या 25 रुपए, इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट 7% से 1% ज़्यादा नहीं, फिलहाल हम 11 पे बैठे हैं। टैक्सेशन आपको कुछ रिड्यूस करनी होगी। जो हमारी एक्सपोर्ट पेमेंट्स आती हैं उन पे 2% कटौती होती है, उसको वापस आपको 1% पे लेके जाना होगा। आपको टैक्सेस में रिलीफ देना होगा। हम कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मांग रहे। बांग्लादेश में, इंडिया में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेविली इंसेंटिवाइज्ड एंड हेविली सब्सिडाइज्ड है। हम कतन कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम इंसेंटिव नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको इस इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना है, और उसके साथ जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि जिनिंग है, अब पीछे कॉटन फार्मिंग है, आपको उनको सपोर्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते या सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते ड्यू टू IMF, तो आप उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट दें, उनको इनडायरेक्ट मराद दें, उनके लिए एग्री क्रेडिट अवेलेबल करें ताकि लोग इनकरेज हों। एंड दूसरा, आपका बुनियादी मसला है कि आप 27 से 30 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और आप 55 से 60 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। हम एक खुद कफील कौम तब बनेंगे जब ये जो बीच का गैप है हम इसको ब्रिज करके या अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं या अपनी इंपोर्ट को कम करें। दोनों कामों के लिए आपको निजात सनतकारी देगी, वेदर वो एक्सपोर्ट के लिए हो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हो। एंड आपको अपनी एग्री को स्ट्रॉन्ग करना है। आप दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मुल्क बन चुके हैं, मे बी 5वां हो, मे बी 6ठा हो। आप 25 करोड़ आबादी नहीं है, आप 28 से 30 करोड़ आबादी हैं। आपको अपनी फूड सिक्योरिटी करनी है, और खाली एक क्रॉप में नहीं। आप कल का इकोनॉमिक सर्वे देखें, मैं नहीं कह रहा या एक मफरूजा नहीं है, बट आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 3.5% मनफी, आपकी सारी क्रॉप्स अपने हदफ से मनफी। लिहाजा हुकूमत को रिवाइवल की तरफ जाना है, थोड़े होश के नाखून लेने हैं। ये फोर्स्ड टैक्स की वजह से आपने अपना आपकी GDP ग्रोथ जो है 2.5% हुई है। टारगेट गालबन 3.8 का था, बट ये तरीका नहीं है ग्रोथ का। आपकी इन्फ्लेशन को बीट करना है। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको पर एनम 7 से 8% ग्रोथ चाहिए दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आबादी को सस्टेन करने की। ठीक है, और ये वो सारे टारगेट्स हैं सज्जाद साहब के। IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि अपने पूरे पोटेंशियल पर अगर काम करे और फैसिलिटेशन इसको मिले तो ये बहुत हद तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो पाकिस्तान का एक गैप है उसको फिलअप कर सकता है, और हुकूमत को इसका इदराक भी है। जब ये सारी चीज़ें पता हैं, उसके बावजूद भी जो आप लोग की डिमांड्स थी उनको फिर फुलफिल क्यों नहीं किया गया, ये उस वक्त आपसे सवाल किया था मैंने। सर 70% हम लोग ट्रेड सरप्लस पे चल रहे हैं इस वक्त, और ये सरप्लस ग्रो ही करता जा रहा है। और ये इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट के नंबर्स हैं, हमारे नंबर्स नहीं हैं। बट क्यों हमारी बात नहीं मानी, आई डोंट नो। मे बी इसके कोई पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हों, बिकॉज वी हैव नो आइडिया। दे वर वेरी सिंपल एंड हम्बल डिमांड, जैसे कि एप्टमा के साहब ने फरमाया। हम लोग भी जी गवर्नमेंट से हमने 2 चीज़ें गवर्नमेंट को कही थी। हमने कहा था जी, एक तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी दें, जो भी हम आपसे कोई मजीद टैक्स ब्रेक नहीं मांग रहे, जो भी आज की पॉलिसी है टैक्स की, काइंडली अनाउंस कीजिए कि वो अगले 10 साल तक वही रहेगी। हम लोग पिछले साल तकरीबन $600 मिलियन
कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए इस मुल्क में, और इन्वेस्टर जो है एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है, एक सर्टेन टैक्सेशन स्ट्रक्चर और टैक्सेशन रिजीम में इन्वेस्ट करता है। हमने कहा था जी अगर आप उस पॉलिसी को मोनेटाइज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो एग्रीमेंट जो हैं वो प्रॉपर प्रोग्रेस तरीके से इन्वेस्टमेंट वो आए और इम्प्लीमेंट हो, तो काइंडली इस किसी पॉलिसी को चेंज ना कीजिए, किसी टैक्सेशन स्ट्रक्चर को नेगेटिवली इंपैक्ट ना कीजिए। दूसरा हमने ये कहा था, बड़ी सिंपल सी बात की थी कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स को चेंज करें। ये नहीं हो सकता कि एक ही इंडस्ट्री में 2 लोग हों और काम करें और एक का टैक्स दूसरे से 30% ज्यादा हो। ये हो ही नहीं सकता कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर एक रिसोर्स है जो एक को 30% सस्ता मिल रहा है, दूसरे को 30% ज्यादा मिल रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमारे कंपेटिटर्स को, हमसे हमारे मुल्क के जो बैरूनी कंपेटिटर्स हैं उनको हमारे मुल्क का रिसोर्स 30% सस्ता मिल रहा है। अच्छा, ये हमने कहा था हमें ग्लोबली अनकंपेटिटिव कर रहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी। तो सजाद साहब इस अनाउंस पॉलिसी के बाद ये जो एक्सपोर्ट हम एनुअल बेसिस पे 3.6 या 3.7 बिलियन डॉलर तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, अब इस अनाउंस पॉलिसी के बाद क्या हम यहीं स्टक हो जाएंगे, यानी अगले साल हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स फिर आईटी सेक्टर के बढ़ नहीं पाएंगे, 4 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करना भी प्रैक्टिकली फिर मुश्किल हो जाएगा? सर मेरे तो ख्याल में कम हो जाएगा, बिकॉज अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट डज नॉट रियलाइज अ फ्यू थिंग्स कि आईटी अनलाइक टेक्सटाइल और अदर इंडस्ट्री जिसमें मशीन और हैवी इक्विपमेंट होता है और रियल एस्टेट होती है, आईटी इंडस्ट्री को मूव करना इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। अगर आज आप किसी मिड साइज कंपनी 300-500 लोगों की कंपनी को कहें कि उसने मूव करना है तो एक हफ्ते के अंदर वो यहाँ से जाके फिलीपींस में दफ्तर खोल के बंदे हायर। तो कमल साहब, एक अब जाहिर है अब ये बजट इस वक्त अनाउंस हो चुका है और आप लोग के जो रिजर्वेशन थे वो कोई ख़ास उस पर खातिर कोई ऐसा जवाब आया नहीं है हुकूमत की तरफ से। अब इस वक्त इस बजट के बाद अब उम्मीदें अब आपको अब क्या हैं आपकी इंडस्ट्री से मुतालिक जो मुश्किलात थी आपके लिए, वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर उनमें कुछ आप कमी देख रहे हैं? देखें, तनकीद करना तो बड़ा आसान है और जो भी हुकूमतें वक्त होती है उसके साथ चलना होता है, तो मुश्किलात तो हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 22% का काइबर 11 पे आया और 45 से 50 रुपए की बिजली 31-32 रुपए पे आई है। जो हमारा एक ये EFS पॉलिसी का मसला चल रहा था कि आपने अनलेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया था, उसको इस बजट के तहत वज़ीर ख़जाना साहब ने आज अनाउंस किया। अनाउंस पिछले साल भी बजट स्पीच में किया था, लेकिन 1 जुलाई को जब फाइनेंस एक्ट आया था तो उसमें बजाय वो चलें, अब अच्छी बात यह है कि पिछले मामले में खासी बेहतरी हमने यहाँ होती देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब, सजाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।